चलिए अब शुरू करते हैं CV4 एंजाइम कैटालिसिस। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंजाइम कैटालिसिस होता क्या है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है तब इसे एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। एंजाइम कैटालिसिस को आपने अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार देखा होगा। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। क्या आप जानते हैं कि मिल्क किस एंजाइम के कारण कर्ड में कन्वर्ट होता है? ये एंजाइम है लैक्टोबैसिली। तो स्टूडेंट्स, हम ये तो समझ चुके हैं कि जब एक एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा तो इस प्रोसेस को हम एंजाइम कैटालिसिस कहेंगे। बट क्या आप जानते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं? चलिए समझते हैं कि एंजाइम क्या है। सबसे पहली बात एंजाइम के बारे में ये जान लीजिए कि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंजाइम्स जनरली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एंजाइम्स जनरली ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होता है। एंजाइम्स का प्रोडक्शन नेचुरली लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। लिविंग थिंग्स में होने वाली मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम ही कैटलाइज करते हैं। इसलिए एंजाइम्स को बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। क्या आप जानते हैं कि केन शुगर सॉल्यूशन से ग्लूकोज का बनना एंजाइम कैटालाइसिस का ही एग्जांपल है। चलिए देखते हैं कि इस केमिकल चेंज में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। जब सुक्रोज एंड वाटर का मिक्सचर इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो सुक्रोज का इन्वर्जन हो जाता है और इस रिएक्शन में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से सेम हैं, बट ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर सुक्रोज का इन्वर्जन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में करना है तो वहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम वर्क करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। जब ग्लूकोज के एक्वा सोल्यूशन को जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये इथाइल एल्कोहल एंड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जाइमेज एंजाइम वर्क करता है। थर्ड एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। जब स्टार्च सॉल्यूशन एंड वाटर के मिक्सचर को डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये मिक्सचर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि अगर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर डायस्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। जब माल्टोज एंड वाटर के मिक्सचर को माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें माल्टोज से ग्लूकोज बनाना हो तब हम वहाँ पर माल्टेज एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट and very important example is action of enzymes during digestion of food in our body। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन में एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। एक और एग्जांपल है हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपल एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में यूरिएस एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया का डिकम्पोजिशन समझाने को कहा गया है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब यूरिया और वाटर यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में CO2 गैस भी निकलती है। स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। चलिए अब एंजाइम की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाई एफिशिएंसी। एंजाइम अपने वर्क में हाईली एफिशिएंट होते हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को 1 मिनट में प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हाईली स्पेसिफिक नेचर।
एंजाइम का वर्क बहुत स्पेसिफिक होता है। इसका मीनिंग ये है कि एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यूरिएज एंजाइम यूरिया एंड वाटर के मिक्सचर को अमोनिया एंड CO2 गैस में कन्वर्ट कर देता है, बट यही यूरिएज एंजाइम माल्टोज एंड वाटर के मिक्सचर को कैटालाइज नहीं करता है। इसका मीनिंग ये है कि यूरिएज एंजाइम का वर्क स्पेसिफिक है। ये एंजाइम मेनली यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता क्या है। जिस टेम्परेचर रेंज में एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस टेम्परेचर रेंज को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर को छोड़कर और सभी टेम्परेचर्स पर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। चलिए अब एंजाइम की एक्टिविटी पर टेम्परेचर के इफेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर हम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। इस ग्राफ का पीक पॉइंट मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी को शो करता है। जिस टेम्परेचर रेंज पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। जनरली एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 केल्विन से लेकर के 310 केल्विन तक होता है। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑप्टिमम pH। एंजाइम के लिए जिस प्रकार से ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ठीक उसी प्रकार से एक मोस्ट सुटेबल pH होता है। इसे ऑप्टिमम pH कहा जाता है। जनरली ये pH की एक रेंज होती है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। सो हम ऑप्टिमम pH को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जिस pH रेंज में एंजाइम की अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो pH रेंज ऑप्टिमम pH कहलाता है। अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी का ग्राफ pH के साथ देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। इस ग्राफ में मैक्सिमम एक्टिविटी ऑप्टिमम pH पर देखने को मिलती है। जनरली एंजाइम के लिए ऑप्टिमम pH 5 to 7 होता है। अगर pH डिक्रीज कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम pH की वैल्यू को बढ़ा दें और ऑप्टिमम pH से ज़्यादा कर दें तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की एक्टिविटी पर कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स का इफेक्ट। चलिए पहले समझ लेते हैं कि कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। कोएंजाइम्स जनरली स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्टिवेटर्स जनरली मेटल आयंस होते हैं सच एज सोडियम आयन, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयन एंड कॉपर आयन। चलिए अब एंजाइम पर कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर्स का इफेक्ट देख लेते हैं। यह एक एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी लो है। अब अगर कोई कोएंजाइम इस एंजाइम से बाउंड हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी हाई हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई एक्टिवेटर्स एंजाइम से जुड़ जाए तब भी एंजाइम की एक्टिविटी हाई हो जाती है। इट मीन्स कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर इनहिबिटर्स एंड पॉइजन का इफेक्ट। इनहिबिटर्स या पॉइजन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पर एक एक्टिव एंजाइम है। अब अगर इस एक्टिव एंजाइम से कोई इनहिबिटर या पॉइजन जुड़ जाए तो इस एंजाइम की एक्टिविटी या तो डिक्रीज हो जाएगी या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ चुके हैं कि एंजाइम क्या होता है और डिफरेंट एंजाइम्स के आप एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। चलिए अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। यहाँ पर हम समझेंगे कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। एंजाइम के एक्शन को समझाने के लिए जो मैकेनिज्म दिया गया है उसे लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म का बेस ये है कि एंजाइम का शेप और रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के एक्टिव साइट्स का शेप मैच होना चाहिए। केवल तभी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा। चलिए देखते हैं कि लॉक एंड की कैसे वर्क करता है। यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको एज अ की रिप्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स लॉक एंड की मैकेनिज्म में हम एंजाइम को की एज्यूम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अब यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है जिसकी एक्टिव साइट की अपनी एक स्पेसिफिक शेप है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंजाइम की शेप एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट की शेप डिफरेंट हैं।
इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट में सही से फिट नहीं होता है और यहाँ एंजाइम कैटालिसिस देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर फिर से एक एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के शेप सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपरली फिट हो जाता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES फॉर्म करता है। आफ्टर सम टाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES ब्रेक होकर प्रोडक्ट फॉर्म करता है और फिर से एंजाइम नए सबस्ट्रेट के लिए फ्री हो जाता है। यहाँ पर आप पूरे मैकेनिज्म को एक साथ देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइंड होकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जबकि सेकेंड स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर दोबारा से एंजाइम फॉर्म करता है और साथ में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना देता है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। चलिए देखते हैं कि ये कैटालिटिक प्रोसेस क्या है। द फर्स्ट इज हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, द सेकंड इज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द थर्ड इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैबर विधि से अमोनिया बनाने की। इस विधि में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। अगर यहाँ पर कैटालिटिक कंडीशंस की बात की जाए तो फाइनली डिवाइडेड आयरन एज अ कैटलिस्ट काम करता है। प्रमोटर के लिए यहाँ पे मोलिब्डेनम यूज़ होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 723 से लेकर के 773 केल्विन टेम्परेचर होता है और प्रेशर की बात करें तो 200 बार प्रेशर होता है। चलिए अब बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाने की। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली 3 स्टेप्स में होती हैं। सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर NO2 गैस बनाते हैं। सबसे लास्ट स्टेप में NO2 गैस, वाटर एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर कैटालिटिक कंडीशंस की बात की जाए तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है और यहाँ पर टेम्परेचर 573 केल्विन तक होता है। द लास्ट प्रोसेस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले SO2 गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके SO3 गैस बनाती है। ये SO3 गैस H2SO4 में डिजॉल्व होकर H2H2O7 यानी ओलियम फॉर्म करती है। सबसे लास्ट स्टेप में ओलियम वाटर में डिजॉल्व होकर H2SO4 बनाता है। अगर यहाँ पर कैटालिटिक कंडीशंस की बात करें तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस या V2O5 कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर 673 से लेकर के 723 केल्विन तक होता है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ साथ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन जाती है। बट यहाँ पर हैबर प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को यहाँ से रिमूव किया जाए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों रिमूव करना पड़ता है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट का वर्क करता है जबकि मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है। अगर इस प्रोसेस में CO भी मौजूद है तो वो आयरन कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का वर्क करेगी, जिसकी वजह से आयरन कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि CO को रिमूव कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में अब तक जो भी पढ़ा है आप उसकी कुछ इंपॉर्टेंट समरी को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर NCERT और वर्कबुक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है जिनको आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं।